नमस्कार। पुलिस को मीडिया के सामने कैसे पेश आना चाहिए, विक्टिम और अभियुक्त के अधिकारों का पुलिस किस प्रकार से हनन करती है, कैसे एंश्योर किया जा सकता है कि किसी भी अपराध पर राजनीति या झूठी रिपोर्टिंग ना हो, इन्हीं सारे सवालों का जवाब आपको आज के शो में मिलेगा, जिसमें हम सुप्रीम कोर्ट के एक लेटेस्ट फैसले को सरल भाषा में परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ यह सारे सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इनका हमारी आम जिंदगी से काफी सरोकार है। आज अगर किसी के साथ कोई आपराधिक घटना होती है और अगर वह आपराधिक घटना को पुलिस तोड़ मरोड़ कर मीडिया के सामने प्रस्तुत करे तो आपको कैसा लगेगा? अगर वह आपका नाम, पता, नंबर सब मीडिया को बता दे तो आपको कैसा लगेगा? आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। आप सोचेंगे कि मेरे साथ हुए अपराध के बारे में दूसरों को डिटेल्स बताना बिल्कुल गलत है, लेकिन कई बार अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो जाता है। विक्टिम और अभियुक्त दोनों के डिटेल्स बता दिए जाते हैं और बाद में बोला जाता है कि हम तो बस मीडिया को जानकारी दे रहे थे। यह कितना सही है? और क्या पूरे देश में इस पर कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर या एसओपी बन सकता है क्या, जिससे पता रहे कि पुलिस को मीडिया क्या बता सकती है और क्या नहीं? ऐसे ही कुछ प्रश्नों पर सुप्रीम कोर्ट ने सारे राज्यों की पुलिस को 8 बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव दिए और उन्हें निर्देशित किया कि इन 8 सुझावों के आधार पर वह देशव्यापी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाने का काम करे। सौरभ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे दर्शकों को यह 8 इंपॉर्टेंट सुझाव बताएं। जी सुयश, पहला सुझाव है कि हर शहर में एक मीडिया ब्रीफिंग सेल की स्थापना की जाए जो लिखित प्रेस रिलीज जारी करे। दूसरा सुझाव है प्रेस ब्रीफिंग एफआईआर रजिस्टर होने के बाद की जाए और शुरुआत में मीडिया को कम से कम जानकारी दी जाए। तीसरा सुझाव है पुलिस मीडिया को कुछ भी बताते समय विक्टिम और अक्यूज्ड की राइट टू प्राइवेसी का ख्याल जरूर रखे। चौथा सुझाव है पुलिस मीडिया को कोई भी ऐसी बात ना कहे जिससे ऐसा लगे कि पुलिस ने अभियुक्त या विक्टिम को लेकर कोई फैसला कर लिया है। किसी भी तरह की इनसेंसिटिविटी इस मामले में नहीं झलकनी चाहिए। पांचवा सुझाव है स्टॉकिंग या घरेलू हिंसा के प्रकरणों में वारदात स्थल का खुलासा ना किया जाए। छठा सजेशन है सेक्सुअल ऑफेंसेस या बच्चों के खिलाफ जो आपराधिक मामले होते हैं उनमें जो विक्टिम है उनके केसेस में इन्वेस्टिगेशन संबंधित महत्वपूर्ण डिटेल्स मीडिया को ना बताया जाए। सातवां सुझाव है प्रेस ब्रीफ्स का एक परमानेंट ऑनलाइन ट्रांसपेरेंट रिकॉर्ड मेंटेन किया जाए। और आखिरी सुझाव है ऐसा कोई भी गाइडलाइन तोड़ने की स्थिति में संबंधित पुलिस अफसर पर सख्त डिपार्टमेंटल कार्रवाई की जाए। तो सुयश, यह तो हो गई 8 सुझाव। इन पे आपका क्या कहना है? जी, मेरे हिसाब से यह बहुत ही इंपॉर्टेंट सजेशंस हैं और इन सजेशंस के बेसिस पर जो भी गाइडलाइन बनेगी उससे हमें पता रहेगा कि हमारे पर्सनल डिटेल्स पुलिस के पास सुरक्षित हैं और वह ना तो लीक होंगे ना ही गलत तरीके से मीडिया को दिए जाएंगे। लेकिन कई बार कुछ अफसर मीडिया से वाहवाही लूटने और अपने आप को सिंघम दिखाने के लिए ओवर एंथुजियाज्म में मीडिया को ऐसे डिटेल्स बता देते हैं जिससे कि उनकी आगे की इन्वेस्टिगेशन भी प्रभावित हो जाती है। तो मेरे जहन में यह प्रश्न उठता है कि मीडिया और पुलिस, इनके बीच आखिर क्या रिश्ता होता है? व्हाट इज द रिलेशनशिप? जी सुयश, मुझे लगता है कि उनका रिश्ता तो बहुत गहरा होता है क्योंकि हम जो भी न्यूज़ कंज्यूम करते हैं उसमें देखिए तो ज़्यादातर पुलिस से रिलेटेड या आपराधिक घटनाओं से रिलेटेड होती है जिनमें पुलिस का कोई ना कोई रोल रहता है। लॉ एंड ऑर्डर बहुत बड़ा इशू है और उससे आम जनता बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है, तो वो खबरें हमें ज़्यादा देखने मिलती हैं। अब वो खबरें निकालना जर्नलिस्ट का काम है, तो मीडिया उसके लिए अनौपचारिक तौर पे पुलिस से वो डिटेल्स देती है कि देखिए ये मामला हुआ है, इसमें आपने क्या इन्वेस्टिगेशन किया, क्या एफआईआर हुआ है, उसमें किनका नाम दिया गया है और आपने क्या किसी को अभी तक अरेस्ट किया है।
तो ये सब बातें वो पता करते हैं। अब इसमें कई बार हमें गलत खबर भी मिल जाती है। हमने भी एक शो कवर किया था जिसमें हमने देखा था प्रियंका गांधी के खिलाफ इतने सारे एफआईआर हो गए एमपी में, परंतु पता चला ऐसा कुछ था नहीं, या उसका अभी तक भी कुछ नहीं आया है। कुछ पता नहीं है जी, तो अगर ये अनौपचारिक जो रिश्ता है उसको सुप्रीम कोर्ट के सुझावों से थोड़ा औपचारिक जामा पहनाया जा सकता है, और ये इन कुरीतियों से हम बच पाएंगे, और इन चीज़ों पे लोगों को थोड़ी ट्रांसपेरेंसी मिलेगी, और ट्रांसपेरेंसी से पब्लिक का भी भला होगा और न्यायिक व्यवस्था का भी। अब इस पे मुझे जो सवाल आता है वो ये है कि मीडिया ब्रीफिंग के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी है, परंतु इसकी ज़रूरत क्या है? क्यों ज़रूरत है कि हमारी सोसाइटी को ये बताया जाए बार बार कि इस अपराध में हमने ये किया वो किया? इस पे आप क्या कहेंगे? जी सौरभ, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड इस क्वेश्चन को बिना समझे हम मीडिया ब्रीफिंग के ट्रू इंपॉर्टेंस को समझ ही नहीं सकते हैं। हमने पिछले कुछ दशकों में बहुत सारे ऐसे केसेस देखे जिसमें मीडिया ट्रायल होता है, चाहे वह आरुषि तलवार से संबंधित केस हो, निठारी कांड हो, जैसिका लाल मर्डर केस हो, या इवन 2G केसेस जैसे भी केसेस हों। इनमें मीडिया खबरों को चटपटा बनाने के लिए एक वन साइडेड पिक्चर प्रेजेंट करती है जिससे कि उनकी टीआरपी बढ़ सके। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि सच क्या है झूठ क्या है। उनकी वन साइडेड पिक्चर का केवल और केवल एक ही महत्व रहता है कि हमारी टीआरपी और व्यूअरशिप बढ़ती जाए। सो अगर मीडिया ब्रीफिंग नहीं होगी पुलिस के द्वारा तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि पुलिस कौन से डिटेल्स मीडिया को ऑफिशियली बता रही है और कौन से नहीं बता रही है। देखिए, अनऑफिशियली आप कुछ भी बताएं वो अपनी जगह होता है, एक पर्सनल लेवल पे चीजें होती हैं एंड बहुत बार वो लीक करी भी नहीं जाती हैं, लेकिन ऑफिशियल लेवल पे आप क्या कह रहे हो यह जरूरी है। सो दैट इज व्हाई आई थिंक मीडिया ब्रीफिंग पर पुलिस और मीडिया से संबंधित गाइडलाइंस बनाना बहुत जरूरी है। मैं इसमें जरा सा और आपसे जी कि क्या ऐसा कोई एग्जाम्पल है आप बता सकते हैं दर्शकों को कि ऐसा कहीं और होता है किसी और सोसाइटी में और उसका कुछ अच्छा रूप, अच्छे परिणाम मिलते हैं हमें देखने में? जी, ऐसा अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज को उठाएंगे तो वहां पे आप देखेंगे कि पहला चीज तो इतना सेंसेशनलिज्म होता नहीं है। कोई भी अपराध होता है तो पुलिस स्वतः आती है मीडिया के सामने और जो बेयर एनालिसिस है फैक्ट्स की वो रख देती है कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ एंड अब हम आगे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। उससे ज़्यादा डिटेल्स मैंने नहीं देखे हैं। कोई भी आप हाई प्रोफाइल केस भी उठा लीजिए बाहर का, उसमें नहीं देखने को मिलता है एंड इसीलिए मुझे लगता है कि उनमें इन्वेस्टिगेशन भी जल्दी होती है और रिजल्ट्स भी जल्दी आते हैं। तो सौरभ, इससे रिलेटेड मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर ये मीडिया ब्रीफिंग या रिपोर्टिंग करी ही नहीं जाए, अगर हम ये कह दें कि पुलिस मीडिया को कुछ भी ना बताए, तो इससे क्या नुकसान हो सकता है या इससे कुछ फायदा भी हो सकता है? आपका क्या सोचना है इस पे? जी, इससे बहुत नुकसान होगा, इससे कोई फायदा तो नहीं होगा। जैसा हम देख ही रहे हैं कि अभी ऑफिशियल तौर पे बहुत कम केसेस में ये किया जाता है और सुप्रीम कोर्ट का सुझाव अगर मान लिया जाता है तो हर एक केस में ये होगा। तो इसमें होता क्या है कि पुलिस के पास एक पावर बहुत बड़ी सी आ जाती है, वो किसी को भी उठा के ले जाते हैं और उन पर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं रहती है। ऐसा कई जगह हमें सुनने मिला है। तो पुलिस एट्रॉसिटीज़ के अगेंस्ट ये बहुत बड़ा वेपन हो सकता है कि आपने किसी को कैसे अरेस्ट कर लिया है, क्या आपने कोई एफआईआर किया था, इसके ऊपर क्या आपने कोई मीडिया ब्रीफिंग की है, तो और ये परमानेंट रिकॉर्ड रहेगा, ट्रांसपेरेंट रिकॉर्ड रहेगा, तो उससे चेक किया जा सकता है। आपको बताना पड़ेगा आपने कितने बजे किसको अरेस्ट किया है, और आपको उसके सारे एक अरेस्टेड पर्सन के अलग राइट्स होते हैं, हमारे संविधान में भी दे रखे हैं और हमारे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में भी दे रखे हैं। तो वो सारी चीज़ों का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। बहुत टाइम बाउंड रहता है ये। तो ये भी हमारे जो सिटीजन्स हैं सारे, उनके लिए भी बहुत आसान रहेगा ये चेक करना कि हमारे यहाँ जो भी क्राइम हो रहा है उस पर क्या एक्शन लिया जा रहा है, स्टेप बाय स्टेप ये सब पता चलते रहेगा। और अगर ये नहीं बताया जाता है तो फिर हम अंधेरे में रहते हैं और हमें मीडिया जो भी बताएगी हमें वो मानना पड़ता है। अब इसी पे मैं आपसे ये सवाल ज़रूर पूछूंगा कि जैसे अभियुक्त और विक्टिम हैं, उनकी राइट्स टू प्राइवेसी होती है, तो उनको सम्मान देना क्यों ज़रूरी होता है? जी, ये भी बहुत ही रेलिवेंट क्वेश्चन है क्योंकि हम अभी अभियुक्त और विक्टिम के एक सेट ऑफ राइट्स के बारे में बात कर रहे हैं कि आपके बहुत सारे राइट्स होते हैं, लेकिन उन सारे राइट्स में अगर आप देखेंगे तो राइट टू प्राइवेसी
डेफिनेटली एक हायर पेडेस्टल पर आता है, क्योंकि राइट टू प्राइवेसी आपके पर्सनल डिटेल्स से संबंध रखता है, और ना केवल आपके पर्सनल डिटेल्स से, बल्कि वह आपके परिवार, आपके दोस्त मित्र, आप अगर कहीं पे काम करते हैं तो आपके कलीग्स, उन सबके भी राइट टू प्राइवेसी से कनेक्टेड रहता है अभियुक्त और विक्टिम के राइट टू प्राइवेसी का प्रश्न। सो पुलिस अगर यह बता देती है कि विक्टिम इस जगह पे काम करती थी, इस कंपनी के इस शहर के इस ऑफिस में काम करती थी, तो उससे क्या होगा, सबको पता चल जाएगा कि देखिए ये ऑफिस है और यहाँ पे ऐसा ऐसा अपराध हुआ था। तो कहीं ना कहीं हो सकता है उस ऑफिस में बाकी जो लोग काम कर रहे हों उनकी भी बदनामी हो जाए, और सिमिलरली ऐसा अभियुक्त के साथ भी हो सकता है। बाद में पता चले कि अभियुक्त ने तो कुछ करा ही नहीं था और उसके चक्कर में उससे रिलेटेड बाकी लोग भी बदनाम हो गए। सो राइट टू प्राइवेसी मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है रिस्पेक्ट करना, एंड इट इज़ अ वेरी होलिस्टिक सेट ऑफ राइट्स। इसमें आपके जितने भी पर्सनल डिटेल्स और आपसे रिलेटेड भी जितने लोग हैं उनके भी पर्सनल डिटेल्स आ जाते हैं। सो आई वॉन्ट टू आस्क यू अ क्वेश्चन दैट राइट टू प्राइवेसी में क्या क्या आता है, हमने यह तो समझ लिया, लेकिन अगर हम इसको सम्मान नहीं देंगे, मान लीजिए हम राइट टू प्राइवेसी का प्रश्न ही हटा देते हैं कि नहीं, अभियुक्त का कोई राइट टू प्राइवेसी नहीं होता या विक्टिम का कोई राइट टू प्राइवेसी नहीं होता, क्योंकि अभी तो मैटर विचाराधीन है, पुलिस के सामने इन्वेस्टिगेशन हो रही है, तो इस पे आपका क्या सोचना है, क्यों सम्मान देना जरूरी है इस अधिकार को? जी, पहला कारण तो कॉन्स्टिट्यूशनल है कि हमारे संविधान में सुप्रीम कोर्ट ने अब कह दिया है कि निजता का अधिकार फंडामेंटल है, मतलब राइट टू प्राइवेसी हमारे फंडामेंटल राइट्स में आती है, तो उसका कोई हनन नहीं कर सकता, स्टेट का कोई ऑर्गन नहीं, कोई इंस्ट्रूमेंटलिटी नहीं। दूसरी बात यह है कि राइट टू प्राइवेसी का अगर हम सम्मान करते हैं तो उसका न्यायिक व्यवस्था को भी बहुत फायदा होता है, और अगर सम्मान नहीं करते हैं तो उसका नुकसान भी मैं बता देता हूँ। पहली बात तो अगर विक्टिम के आप राइट टू प्राइवेसी का आप सम्मान नहीं करेंगे तो विक्टिम उतना फोर्थ कमिंग नहीं होगा, वो उतनी बातें नहीं बताएगा, कुछ बातें छिपा जाएगा कि इससे तो मेरी ही बदनामी होगी, मेरे परिवार की बदनामी होगी, या मैं जहाँ काम करता हूँ उस जगह में मेरा नाम खराब हो जाएगा जो मैंने अपनी ज़िंदगी भर मेहनत करके काम किया है और उसकी तो कोई गलती भी नहीं है विक्टिम की। दूसरी बात, जो अक्यूज होता है वो हमेशा झूठ नहीं बोलता है, अक्यूज भी कुछ बातें आपको आराम से बता देगा, परंतु अगर आपने उसको ये कॉन्फिडेंस नहीं रहा कि वो बातें प्राइवेट रखी जाएंगी तो फिर वो उन कुछ बातें छिपा जाएगा, जिससे आपका इन्वेस्टिगेशन भी लेंदी हो जाएगा, गलत डायरेक्शन में भी जा सकता है, और इससे फाइनली हमारी न्यायिक व्यवस्था को ही नुकसान होता है। और सब जितना ट्रांसपेरेंसी हो उतना अच्छा है, परंतु प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए। और दूसरी बात, हमारा अक्यूज जो है वो जब तक कन्विक्ट नहीं होता तब तक वो इनोसेंट प्रिज्यूम्ड होता है हमारे कानून में, तो उसके प्राइवेसी का हनन आप ऐसे भी नहीं कर सकते। तो इसलिए इन कारणों से मैं कहूंगा कि राइट टू प्राइवेसी को सम्मान देना बहुत जरूरी है। एक और छोटा कारण मैं बताऊं तो कई बार हम देखते हैं कि जो अक्यूज होते हैं उनके, या कई बार विक्टिम्स भी, उनके चेहरे पे हम कपड़ा डाल देते हैं कि उनको पहचानना। हाँ, न्यूज़पेपर में फोटो आती है, वो मास्क वगैरह लगा लेते हैं चेहरे पर। हाँ, तो वो इसीलिए किया जाता है। हमारी पुलिस भी कई जगह पे ये काम करती है, राइट टू प्राइवेसी का ख्याल रखती है, वो उसका ही एक पहलू है। इनफैक्ट सौरभ, मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, आपने जो पॉइंट बोला कि उनका चेहरा कवर कर दिया जाता है, तो मुझे लगता है ना केवल ये राइट टू प्राइवेसी के लिए इम्पोर्टेंट है, बल्कि ये अभियुक्त के राइट टू लाइफ के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। कल के दिन किस व्यक्ति को क्या लग जाए कि इसने ऐसा अपराध करा है, चलो पुलिस थाने में चल के इसको मारते हैं, या जैसे ही ये पुलिस थाने से निकलेगा हम इसको पकड़ के मारेंगे। पिछले एक साल में ये ऐसा हमने केस देखा है उत्तर प्रदेश में, वो अतीक अहमद और एक और उनके रिश्तेदार थे, वो पुलिस की कस्टडी में उनको मार दिया गया। तो अगर उनकी राइट टू प्राइवेसी पे हम एकदम ध्यान देते हैं, अगर ये गाइडलाइंस पहले से फॉलो होती तो शायद ये बचाना मुमकिन हो पाता। जी, एंड पुलिस हो सकता है बड़े अच्छे से इन्वेस्टिगेशन कर रही हो। आपने आरुषि तरवार वाले केस की बात कही थी, उसी में देखिए इतना मीडिया ट्रायल हुआ था कि उसके फादर को, जो अब एक्विटेड हैं और वो इनोसेंट पाए गए हैं, उनको किसी ने चाकू भी मारा था कोर्ट प्रेमाइसेस में। तो ऐसी नफरत फैल जाती है, तो इसलिए उनकी प्राइवेसी का जितना हम सम्मान करें उतना अच्छा। आप कुछ कह रहे थे? जी, मैं एक और इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि हम एनकाउंटर्स के भी बहुत केसेस देखे हैं हमारे देश में, तो क्या पुलिस महकमे में सिंघमवाद या टाइगरवाद या पॉपुलिस्ट टेंडेंसीज सही हैं, या ये आपको गलत लगती हैं?
ये एकदम गलत है। इसकी सभ्य समाज में कोई जगह नहीं होनी चाहिए कि ये पब्लिक भी महिमा मंडन करती है, पर पब्लिक को हम काफ़ी एजुकेट करने की कोशिश कर सकते हैं, वो समझेगी भी। लेकिन जब वो भावनाओं में बह जाती है तो पब्लिक थोड़ी भोली होती ही है, और उसके बाद वो किस रूप में मुझे लगता है मीडिया भी बरगलाने का काम करती है पब्लिक मीडिया भी, पॉलिटिशियंस भी, सब उस चीज को भुनाते हैं कि एनकाउंटर हो गया, कोई अनपॉपुलर था तो उसको हम बहुत सेलिब्रेट करते हैं। ये सही नहीं है, क्योंकि आज एनकाउंटर शायद सही आदमी का हुआ है, कि वो शायद आदमी वो मरना डिजर्व करता होगा किसी मॉरल पैरामीटर पे, परंतु कल कोई और मर जाएगा और फिर उसके लिए कोई आवाज़ उठाने नहीं आएगा, क्योंकि आपने इस चीज़ को एक बार सेलिब्रेट किया है, और ऐसा होता भी है। तो जहाँ पे एनकाउंटर्स एकदम आवश्यक नहीं हो, किसी की जान माल को बचाने के लिए नहीं हो, कोई बहुत खूंखार अपराधी है वो भाग रहा हो और उसको वार्निंग देने के बाद भी वो ना माने, वैसे केसेस में, और एकदम स्क्रूटनी इसकी ढंग से होनी चाहिए, वैसे केसेस में ही, बहुत रेयर केसेस में एनकाउंटर्स होने चाहिए। नहीं तो मैं एनकाउंटर करने में पुलिस का हार ही मानूंगा, क्योंकि अगर आपको लगता है कि वो आदमी मरना चाहिए था तो उसे आप फांसी की सजा दे सकते थे, वो अभी भी हमारे कानून में सजा के तौर पे है। तो आप उतना काम नहीं कर पाए क्या? आपको उतने एविडेंस जुटाने हैं और उसको कन्विक्ट करना है और पब्लिक के सामने एग्जाम्पल बनाना है। कोई भी करेगा तो उसे फांसी मिलेगी। अभी क्या है कि अभी एक बदनाम खूंखार कोई बदमाश है तो उसको हमने बस मार दिया। जी, एंड इससे रिलेटेड जो आपने 8वां सुझाव बताया था सुप्रीम कोर्ट फैसले का, तो कोर्ट का कहना था कि जो भी इन गाइडलाइंस को नहीं फॉलो करेगा, एसओपी को फॉलो नहीं करेगा, उस पर डिपार्टमेंटल कार्यवाही होनी चाहिए। आई थिंक ये सबसे जरूरी हिस्सा है, बिकॉज दिस विल गिव टूथ टू दी गाइडलाइंस। अगर आप इसमें कुछ भी सैंक्शंस नहीं रखोगे, कोई भी प्यूनिटिव मेजर्स नहीं रखोगे, तो फिर ये एक कागज के टुकड़े की तरह हो जाएंगी गाइडलाइंस। जैसे हम बहुत सारी गाइडलाइंस और एसओपीज देखते हैं, सिर्फ नाम के लिए रहती हैं कि ये करना है, ये करना है। आप कुछ ना कुछ पनिशमेंट जरूर रखिए कि आप पर डीई बैठ जाएगी या आप पर कुछ सख्त कार्रवाई होगी, तभी इसका स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन हो पाएगा। सो दैट इज ऑल। जी, मैं एक और चीज आपसे पूछना चाहूंगा कि जब भी हम ऐसी कोई जजमेंट देखते हैं जो बहुत अच्छी लगती है, टू गुड टू बी ट्रू, उसमें क्या होता है कि वो इंप्लीमेंट नहीं हो पाता, या उसमें इतनी सारी चीजें भूल जाती है, इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगा। अब ये केस हम देख रहे हैं, इसमें 8 सुझाव दिए गए हैं। आपने बोला कि परमानेंट आपको मीडिया ब्रीफिंग सेल रखना है और प्रेस रिलीज हर केस में कीजिए, और आपका वो ट्रांसपेरेंटली ऑनलाइन रिकॉर्ड होना चाहिए। तो कहाँ तक ये मुमकिन है? ऐसे ही पुलिस तो काम नहीं करती है बहुत ज़्यादा, और उसके ऊपर से आप उस पर ये भी दबाव डाल देंगे, और उन्हें एक्यूरेट भी रहना है, जैसा आपने बताया कि उन पर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो सकती है। तो क्या आपको लगता है ये इम्प्लीमेंटेबल है? और अगर है तो क्या आपको लगता है पॉलिटिकल विल इतना है कि लोग करना चाहेंगे? जी, मैं आपके पहले हिस्से का जवाब पहले देता हूं कि क्या यह इम्प्लीमेंट हो सकती है, इज इट पॉसिबल टू इम्प्लीमेंट इट? जी, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि आज हमारे पास टेक्नोलॉजी के टूल्स हैं। आज हमारे पास बड़े बड़े डेटाबेसेस हैं, बड़े बड़े सर्वर्स हैं, जिसमें आप स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स बना सकते हो। क्या करना है, क्या नहीं करना है, आप वो बता सकते हो। जो भी चीज़ आप फीड कर रहे हो सिस्टम में, वह तुरंत ऑनलाइन अवेलेबल हो जाए, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहे। आई थिंक ये सारी चीज़ें अगर आप कर दोगे तो अपने आप इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा, क्योंकि एक प्रेशर आ जाएगा फिर ऑफिसर्स पे कि अगर हमने ये नहीं करा तो हमारे ऑनलाइन रिकॉर्ड में खाली दिखेंगी चीज़ें, जबकि दूसरे थाने के रिकॉर्ड में पूरी चीज़ें भरी हुई दिख रही हैं। तो लोग हमसे आके सवाल पूछेंगे कि आपका रिकॉर्ड क्यों खाली है, उस थाने का रिकॉर्ड क्यों भरा हुआ है। तो मुझे लगता है अगर ये सिस्टम ट्रांसपेरेंट रहेगा तो डेफिनेटली ये इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छा रहेगा। अगर ट्रांसपेरेंट नहीं रहता है तो इम्प्लीमेंटेशन खराब रहेगा। एंड आपका जो सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन था, आई थिंक आप यह पूछना चाह रहे थे कि इम्प्लीमेंट करने की पॉलिटिकल विल कितनी है इसकी। सो पॉलिटिकल विल तो देखिए, मुझे लगता है कि कितनी है ये आपको भी पता है, हमें भी पता है। हम पिछले दशकों से देखते आ रहे हैं हमारे देश की राजनीति में पुलिस रिफॉर्म्स को लेके कितनी सीरियसनेस है, नाम मात्र की सीरियसनेस है। सुप्रीम कोर्ट कह के थक गई है। 70s, 80s, 90s, 2000s में उसने इतनी बड़ी बड़ी गाइडलाइंस बनाई हैं पुलिस रिफॉर्म्स की कि ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए। उसमें से मुझे लगता है कि 5% भी इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। एंड इसका मुझे एक बहुत बड़ा रीजन दिखता है कि
पुलिस इज अ स्टेट सब्जेक्ट, पुलिस आपका सेंट्रल सब्जेक्ट नहीं है, इसीलिए हर स्टेट गवर्नमेंट उसको अपने हिसाब से यूज करने की कोशिश करती है। उसका यह पर्पस नहीं रहता है कि आम जनता का भला हो, पुलिस की जो प्रोसेस है बड़ी तेज हो जाए। आज एक स्टेट गवर्नमेंट आई है, हो सकता है उसका बहुत अच्छा इंटेंशन हो, वह बहुत अच्छी गाइडलाइंस बना दे और उसको इम्प्लीमेंट भी करने लगे, लेकिन कल के दिन अगर कोई दूसरे राजनीतिक दल आएगा सत्ता में, उसको लगेगा कि नहीं, राजनीति के लिहाज से ये गाइडलाइंस हमने इम्प्लीमेंट कर दी, तो इसका पूरा क्रेडिट जो हमारा ऑपोजिशन है वो ले जाएगा, इसीलिए इन गाइडलाइंस को इम्प्लीमेंट ही मत करो, इनको छोड़ दो, इनको कचरे में डाल दो। सो सैडली दिस इज हाउ द स्टेट ऑफ अफेयर्स इन आवर पॉलिटिक्स इज, बट अगेन चीजें ट्रांसपेरेंट होती जा रही हैं बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। आज राजनीतिज्ञों पर भी बड़ा दबाव है सोशल मीडिया के कारण। आज मेन स्ट्रीम मीडिया से कहीं ज्यादा लोग सोशल मीडिया देखने लगे हैं। सो ये मुझे लगता है कि एक पॉजिटिव साइन है, भले ही चेंज देरी से आए, लेकिन पॉलिटिकल विल उनको झक मार के लानी ही पड़ेगी। जी, आपका क्या सोचना है इस पे? यही सोचना है मेरा, मैं तो वही सवाल पे ही डालने वाला था, क्योंकि ये स्टेट सब्जेक्ट है और स्टेट्स के पास ये बहुत बड़ी पावर होती है, इसको पॉलिटिकल कैपिटल की तरह वो यूज़ करते हैं कि हमारे पास पुलिस की पावर है, हम कुछ भी करा सकते हैं। तो आम लोगों को वो अगर दबाना चाहें तो इस भय से भी दबा सकते हैं। और जी, दबते ही हैं। आम आदमी को तो वैसे भी डर लगता है थाने वगैरह में जाने में, कोर्ट कचहरी से ज्यादा डर लगता है इनफैक्ट आदमी को थाने जाने में। हाँ, दूसरा पब्लिक फ्रेंडली हमारी लगती नहीं है, पुलिस हमारी पब्लिक फ्रेंडली लगती नहीं है किसी को भी। और दूसरा आपने ये जो कहा ये सही बात है कि बहुत समय लग जाता है। हमने डीके बासु की भी गाइडलाइंस देखी थी, कितना समय लगा, और आज भी पूरा फॉलो हो तो मुझे आश्चर्य होगा जी। लेकिन यही है कि एक शुरुआत हो जाती है तो बाद में धीरे धीरे उसको इंस्टीट्यूशनलाइज सुप्रीम कोर्ट करने लगती है। अभी नहीं मानेंगे, 5 साल बाद मानेंगे, नहीं तो 10 साल बाद मानेंगे, और इसका आधा भी इम्प्लीमेंट करते तो मैं तो समझूंगा कि जी ये हाँ, नेट पॉजिटिव ही रहेगा। जी बिल्कुल जी। तो हमें लगता है हमने काफ़ी ठीक ठाक चर्चा कर ली है इस विषय पे। अब हमारे दर्शकों को हम आशा करते हैं ये पसंद आया होगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना भी ना भूलें। बहुत जी, बहुत एंड मैं यह भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा हमारे दर्शकों से कि हम एक इंडिपेंडेंट संस्थान है, हम कहीं से किसी भी प्रकार की फंडिंग नहीं लेते हैं। तो आप हमारे को जितना सपोर्ट करेंगे, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, हमारा हौसला उतना बढ़ेगा और हम आपके लिए उतना ही अच्छे शोज करने का आगे और प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।